मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। पति से झगड़कर घर से निकली एक महिला को अंदाजा भी नहीं था कि वह अपनी मौत की ओर बढ़ रही है। उसके साथ पहले जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। हैवानियत यही नहीं रुकी, कातिल ने उसके शव के 2 टुकड़े कर दिए। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 8 जून 2024 दिन शनिवार, नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी थी। बोगियों की साफ सफाई का काम चल रहा था। इसी बीच एक जनरल बोगी में सीट के नीचे एक सफाई कर्मी की नजर एक बोरी पर गई। बोरी संदिग्ध थी, शायद इसलिए भी क्योंकि बोरी पर खून के धब्बे और मक्खियां मौजूद थीं। सफाई कर्मी ने तुरंत इसकी इत्तिला इंदौर जीआरपी को दी और पुलिस कर्मियों ने बोरी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि डर था वही हुआ था। बोरी में एक महिला की लाश के टुकड़े थे। जी हां, लाश के टुकड़े। और टुकड़े भी क्या थे, सिर और धड़ का हिस्सा भर था, हाथ पांव गायब थे। जाहिर है मामला कत्ल था। वारदात के बाद जिसे भयानक तरीके से ठिकाने लगाया गया था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस को इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल पाती, ठीक इसी से मिलती जुलती एक और कहानी सामने आई। इस बार जगह इंदौर से 1150 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर था। 10 जून 2024 दिन उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में भी 2 दिन बाद ठीक वैसी ही एक वारदात हुई। यहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस एक बोरी में एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। लाश के टुकड़े बोले तो सिर्फ हाथ और पैर का हिस्सा, जबकि यहां लाश का सिर और धड़ गायब था। ठीक इंदौर पुलिस की तरह ही अब ऋषिकेश पुलिस भी इस पहेली को सुलझाने को लेकर परेशान हो गई। जाहिर है पहेली को सुलझाने के लिए उस स्टेशन का पता करना सबसे पहले जरूरी था जहां से ये लाश के टुकड़े ट्रेन में रखे गए थे। उसके लिए ट्रेन के पूरे रूट की स्कैनिंग जरूरी थी। तो जो पहली ही बात पुलिस की नजर में आई वो थी योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी चलने से पहुंचने तक की जगह। इत्तेफाक से ये ट्रेन भी उसी इंदौर शहर से चलती है जिस इंदौर शहर में महज 2 दिन पहले एक महिला की बगैर हाथ पैर वाली लाश मिली थी। यानी इस बात संभावना बहुत ज्यादा थी कि ये कटे हुए हाथ पैर उसी महिला के हो सकते हैं जिसकी लाश नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन में मिली थी। अब लाश के इन टुकड़ों को लेकर दोनों स्टेशनों के जीआरपी की बातचीत शुरू हो चुकी थी। दोनों ही शहर की पुलिस को यह लगने लगा था कि लाश के ये अलग अलग टुकड़े एक ही महिला के हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी, न तो इस महिला की पहचान पता थी और न ही किसी ने इंदौर या आसपास के किसी शहर में किसी को ट्रेन में लाश रखते हुए देखा ही था। सब सबूत के नाम पर पुलिस के पास महिला की बांह पर लिखे ये 2 अल्फाज भर थे जिस पर मीराबेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। वैसे तो सिर्फ हाथ पर गुदे इन 2 नामों के सहारे किसी भी महिला की पहचान एक मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी। पता चला कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में आदिवासी लड़कियां अपनी बांह पर अपना और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। खैर, कोशिश जारी रही और आखिरकार पुलिस ने महिला की पहचान पता कर ली। 37 साल की यह महिला रतलाम जिले के बिलपांग थाना इलाके की गांव मऊ की रहने वाली थी मीराबेन थी, जो 6 जून 2024 को अपने पति से झगड़कर घर से निकल गई थी। उसके पति ने अपनी पत्नी के घर से चले जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। लेकिन सवाल यह था कि जो मीराबेन अपनी मर्जी से सही सलामत घर से निकली थी, वो महज 2 दिनों में अलग अलग टुकड़ों में बंटकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा के फासले में कैसे बिखर गई। आखिर उस महिला का कत्ल किसने किया और क्यों? यानी अब मरने वाली महिला की पहचान हो चुकी थी, पुलिस को असली कहानी पता लगानी थी। पुलिस ने इस कोशिश में महिला के पति से लंबी पूछताछ की और उससे पहला क्लू मिला। महिला के पति ने बताया कि मीराबेन घर से जाते समय यह कहकर गई थी कि वो उज्जैन जा रही है। यानी इस बात की संभावना ज्यादा थी कि मीराबेन अपने कत्ल से पहले उज्जैन में हो, और संभावना इस बात की भी थी महिला का कत्ल उज्जैन में ही हुआ और कातिल ने रेलवे स्टेशन से ही महिला की लाश के टुकड़े अलग अलग ट्रेनों में रखे हों। अब पुलिस की सारी तफ्तीश उज्जैन रेलवे स्टेशन से इर्द गिर्द सिमट गई। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशन के आसपास एक्टिव मुखबिर,
सबकी मदद से मीराबेन के कत्ल का राज पता करने की शुरुआत कर दी। इसी कोशिश में पुलिस को कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें 7 जून 2024 को मीराबेन एक संदिग्ध आदमी के साथ रेलवे स्टेशन से जाती नजर आई। लेकिन यह आदमी कौन था? मीराबेन उसके साथ कहां जा रही थी? तो मुखबिरों से पूछताछ में उस आदमी की पहचान भी पता चल गई। वो आदमी उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास के ही एक रिहायशी इलाके हीरा मिल की चाल में रहता था। नाम था कमलेश पटेल, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन पिछले 15 सालों से वो उज्जैन में ही रहता था और कैटरिंग ठेकेदारों के साथ काम किया करता था। कमलेश ने मीराबेन के मोबाइल में अपनी सिम भी डाली थी। पुलिस को इससे भी आरोपी के बारे में सुराग मिला। अब पुलिस ने बगैर देर किए 55 साल के कमलेश पटेल को हिरासत में ले लिया। लेकिन इस बात से बेखबर कि पुलिस को उसके किए के सुराग और सबूत मिल चुके हैं, पटेल लगातार पुलिस से झूठ बोल रहा था। अब दो बड़े सवाल थे। पहला तो यही कि अगर पटेल ने ही मीराबेन की जान ली तो क्यों ली, और दूसरा ये कि अगर पटेल ने मीराबेन का कत्ल कर अपने ही घर में उसकी लाश के टुकड़े किए तो फिर उसे ऐसा करते हुए उसके घर वालों में से किसी ने तो जरूर देखा होगा। तो पुलिस को इस सवाल का भी जवाब मिला। पुलिस को पता चला कि पटेल शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी मूक बधिर है, यानी वो सुन और बोल नहीं सकती। उन्हें कोई संतान भी नहीं है। यानी यदि किसी को पटेल के कत्ल का राज पता हो सकता था तो वो उसकी मूक बधिर बीवी ही हो सकती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पटेल की मूक बधिर बीवी से पुलिस पूछताछ करती तो कैसे करती। तो पुलिस ने इसका भी हल निकाला। पुलिस ने गूंगों बहरों की बातचीत की भाषा यानी साइन लैंग्वेज के कुछ एक्सपर्ट्स से संपर्क साधा और उन्हें कमलेश पटेल की बीवी से पूछताछ में मदद करने के बुलवा भेजा। एक्सपर्ट्स ने पटेल की बीवी से बात की और तब सामने आई एक ऐसी खौफनाक कहानी जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। पटेल की बीवी ने इशारों ही इशारों में पुलिस को बताया कि कैसे उसका पति 7 मई 2024 को मीराबेन को अपने साथ घर लेकर आया था। इसके बाद कैसे उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। असल में पटेल ने जब मीराबेन की जान ली तब पटेल की बीवी घर में नहीं थी, लेकिन जब वो मीराबेन की लाश के टुकड़े कर रहा था तब तक उसकी बीवी घर लौट चुकी थी और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। यानी पटेल की बीवी की गूंगी गवाही से अब इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कमलेश पटेल ही है। अब बस पुलिस को पटेल से पूरी कहानी तफसील से सुननी थी और कत्ल की वजह से लेकर लाश निपटाने के पूरे सीक्वेंस को समझना था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अपने पति से झगड़कर मीराबेन रतलाम से निकलकर उज्जैन पहुंच चुकी थी। वो उज्जैन से मथुरा जाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीण परिवेश से आने वाली मीराबेन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मथुरा जाए तो कैसे जाए। इस बीच रेलवे स्टेशन पर कमलेश पटेल की नजर उस पर पड़ी। उसने उसे अकेला देखकर उससे बात करते हुए सहानुभूति जताई और मथुरा की ट्रेन पकड़ने से पहले उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। असल पटेल उसके साथ ज्यादती करना चाहता था। वो पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था। अपने अंजाम से बेखबर मीराबेन उसके साथ उसके घर चलने को राजी हो गई। अगले दिन पटेल ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और उसके साथ बलात्कार की कोशिश करने लगा। लेकिन इत्तेफाक से इसी दौरान मीराबेन को होश आ गया और उसने अपने साथ हो रही ज्यादती का विरोध शुरू कर दिया। शोर मचाने लगी। गुस्से में आकर कमलेश पटेल ने अपने घर में रखे एक बड़े बोल्ट से मीराबेन के सिर पर हमला कर दिया। मीराबेन बेहोश हो गई और तब रस्सी से गला घोंटकर उसकी जान ले ली। कमलेश जब यह सब कर रहा था तो उसकी बीवी घर में नहीं थी, लेकिन जब तक वो घर लौटी तब तक वो एक बड़े से चाकू से मीराबेन की लाश के टुकड़े करने में लगा था। उसने पीड़िता की लाश को 3 हिस्सों में बांटा और उसे 3 बोरियों में पैक कर लिया। इसके बाद से वो सबूत मिटाने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड में पहुंचा, जहां उसने पहली 2 बोरियां नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में रख दी। लेकिन अभी वो तीसरी बोरी रख पाता तब तक ट्रेन चलती। तीसरी बोरी यानी हाथ और पांव का हिस्सा उसके पास ही रह गया। कई घंटों के बाद उसे तब फिर से ट्रेन में तीसरी बोरी रखने का मौका मिला जब योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस वहां पहुंची। इस बोरी में कटे हुए हाथ पांव थे जो दिन बाद ऋषिकेश रेलवे पुलिस को मिले। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो कातिल ने लाश के टुकड़े अलग अलग ट्रेनों की बोगियों में इसलिए नहीं रखा था कि वो इस मामले की जांच को और ज्यादा उलझा सके, लेकिन इत्तेफाक से 2 बोरियों के रखते ही पहली ट्रेन रवाना हो गई।
इसके चलते उसे तीसरी बोरी एक दूसरे ट्रेन में रखनी पड़ी। बहरहाल अब पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया है और कातिल की निशानदेही पर उसके घर से महिला के कपड़े, उसकी घड़ी, चप्पल, मोबाइल की बैटरी जैसी चीजें बरामद कर ली हैं। पुलिस को वो नींद की गोलियों का पत्ता भी मिल गया है जो गोलियां उसने खाने में मिलाकर मीराबेन को दी थी। पुलिस इस खौफनाक हत्याकांड में ऐसा चार्जशीट तैयार करना चाहती है जिससे कि दोबारा कोई अपराधी इस तरह का दुस्साहस न कर सके। आरोपी पटेल से कड़ी पूछताछ करके अन्य मामलों की जानकारी ली जा रही है। मीराबेन का कत्ल महज एक अपराध नहीं था, बल्कि यह समाज के उस अंधेरे कोने को उजागर करता है जहां अकेली और असहाय महिलाओं को दरिंदों का शिकार होना पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या मीराबेन की तरह और भी महिलाएं इस तरह के शिकार हो रही हैं और हम ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं?